चलो, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब तक हमने टाइप्स डिस्कस कर लिए थे, अब हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। डिसीजन मेकिंग इज नॉट अ सिंगल एक्शन बट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग क्या है? प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म की जाती है टू मेक अ इफेक्टिव डिसीजन। अगर आपको इफेक्टिव डिसीजन लेना है तो वो सिस्टमेटिक प्रोसेस को मैनेजर को फॉलो करना पड़ेगा। अभी उसके स्टेप्स क्या क्या रहेंगे? तो पहला स्टेप है आइडेंटिफाइंग एंड डायग्नोसिंग द प्रॉब्लम। फर्स्ट स्टेप क्या है कि रियल प्रॉब्लम क्या है वो आइडेंटिफाई करना और उसके पीछे का रीजन को फाइंड आउट करना। जैसे देखो, एग्जाम्पल के तरीके देखने की कोशिश करते हैं। इसका मीनिंग क्या है? फाइंड द गैप बिटवीन डिजायर्ड सिचुएशन एंड एक्चुअल सिचुएशन। क्या सिचुएशन होनी चाहिए आइडली, वो पहले डिस्कवर करना। और फिर एक्चुअल सिचुएशन क्या हुई है, दोनों के बीच में क्या गैप बना है वो डिफाइन करना, डिस्कस इन्वेंट करना इज नथिंग बट व्हाट आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। बाद में कलेक्ट द रिलेवेंट फैक्ट इंफॉर्मेशन एंड ओपिनियन। वो गैप क्यों है उससे रिलेटेड फैक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ओपिनियंस को लेना एंड डिटरमाइन द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। और एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है और उसका पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या है वो फाइंड आउट करना इज नथिंग बट दिस प्रोसेस। एग्जाम्पल देखो, इफ कंपनी सेल्स आर फॉलिंग, अगर कंपनी का सेल कम हो रहा है तो मैनेजर मस्ट फाइंड आउट वेदर द कॉज इज पुअर प्रोडक्ट क्वालिटी, हाई प्राइसेस, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन और इनइफेक्टिव एडवर्टाइजिंग। तो फिर मैनेजमेंट क्या करेगा? रे ढूंढेगा, क्या ढूंढेगा? कॉज ढूंढेगा। फिर वो कॉज क्या हो सकता है? एक तो पुअर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है, प्राइसेस हाई रह सकते हैं आपके प्रोडक्ट के, उसके वजह से भी हो सकता है, कंपटीशन बहुत स्ट्रांग हो सकती है आपके साथ जो कंपटीटर्स है वो। बाद में आपकी एडवर्टाइजमेंट इतनी इफेक्टिव ना हो, इसके वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। ये इंपॉर्टेंस क्यों है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम का इंपॉर्टेंस क्या है कि अगर आपने करेक्टली प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया तो अल्टीमेटली वो हाफ सॉल्व हो ही जाता है। बाद में आता है डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स। आफ्टर आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम डिफरेंट पॉसिबल सॉल्यूशन शुड बी डेवलप। एक बार आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया तो फिर उससे रिलेटेड जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशन है वो पॉसिबल सॉल्यूशंस को ढूंढना ही दूसरा स्टेप हो जाता है। इसमें इसमें क्या क्या करते हैं फिर आप? जनरेट ऑल प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक अल्टरनेटिव। जितने भी अल्टरनेटिव है वो सारे प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक अल्टरनेटिव को आप क्या करोगे? सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट करोगे। दूसरा, आपकी क्रिएटिविटी, ब्रेनस्टॉर्मिंग और रिसर्च को क्या करोगे? यूज करोगे। और फिर बाद में कितना टाइम लगेगा वो अल्टरनेटिव को परफॉर्म करने के लिए, कितना कॉस्ट लगेगा और कौन कौन से रिसोर्सेस अवेलेबल है, तो वो सारी चीजें आप क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, टू इंक्रीज द सेल्स, अगर आपको सेल्स बढ़ाना है तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे? तो आप प्राइसेस को कम कर सकते हैं, उसके तरीके से सेल्स बढ़ा सकते हैं। दूसरा, आप एडवर्टाइजमेंट बढ़ा सकते हैं, उसके वजह से भी सेल्स आपका इंप्रूव होगा। बाद में आप प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर दी तो भी उसके उसके जरिए आप आपका सेल्स बढ़ा सकते हो। या तो फिर आप कुछ डिस्काउंट्स दे दो कस्टमर्स को, उसके जरिए भी आप आपका क्या कर सकते हो? सेल्स को इंक्रीज कर सकते हो। इसका इंपॉर्टेंस क्यों है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में? मोर अल्टरनेटिव प्रोवाइड्स अ बेटर चांस ऑफ फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन। अगर जितने भी ज्यादा आपके पास अल्टरनेटिव अवेलेबल होंगे, नंबर ऑफ अल्टरनेटिव जितने ज्यादा, उतना आपका जो भी सोल्यूशन रहेगा वो बेस्ट सोल्यूशन आप फाइंड आउट कर पाओगे। तीसरा, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव। ईच अल्टरनेटिव मस्ट बी केयरफुली एग्जामिन बिफोर मेकिंग अ चॉइस। चॉइस करने से पहले कोई भी अल्टरनेटिव का आपको उसको क्लियरली एग्जामाइन, केयरफुल एग्जामाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि उसके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस को एनालाइज करना, कंपेयर करना दो ऑप्शन में से, को कितनी कॉस्ट लगेगी, क्या बेनिफिट्स रहेंगे, क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है उसमें, फिजिबल है कि नहीं, अपने को सुटेबल है कि नहीं वो। और जो भी अल्टरनेटिव आपको वीक लग रहा है उसको एलिमिनेट एलिमिनेट करना। दिस इज, यही है इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव प्रोसेस बताता है। इसमें क्राइटेरिया क्या क्या? इवैल्यूएशन कौन से बेसिस के ऊपर आप इवैल्यूएशन करोगे? पहला तो आपके पास कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है उसके हिसाब से, कॉस्ट एंड कितना एफर्ट डालना पड़ेगा उस हिसाब से, रिस्क फैक्टर क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, टाइम का क्या लिमिटेशन है आपके। ओके, आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल अच्छे होगा कि नहीं वो अल्टरनेटिव चॉइस करने के बाद, और इम्प्लीमेंटेशन के लिए कितना इजी है, इस हिसाब से आप क्या कर सकते हो? अल्टरनेटिव को इवेलुएट कर सकते हो। जैसे डिस्काउंट स्कीम में इंक्रीज द सेल्स क्विकली बट रिड्यूस द प्रॉफिट, वेयर इम्प्रूविंग द प्रोडक्ट क्वालिटी में इंक्रीज द लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। जैसे आपने डिसाइड किया आपको सेल बढ़ाना है ना आपका, तो उसके लिए आप दो चीजें कर सकते हो। एक तो आप डिस्काउंट दे सकते हो, अगर आपने इंस्टेंट डिस्काउंट दे दिया तो इससे क्या होगा? आपका सेल्स तो तुरंत बढ़ जाएगा बट आपका ओवरऑल प्रॉफिट कम हो जाएगा इसमें से। या तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा दो। इससे अल्टीमेटली क्या होगा? तुरंत तो सेल नहीं बढ़ेगा बट अल्टीमेटली इसका क्या होगा? लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा? इस केस में इंक्रीज हो जाएगा। फिर बाद में आता है, आपने एक बार अल्टरनेटिव को इवेल्युएट कर लिया, फिर बाद में आता है उसका सिलेक्शन, उसमें से कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव अपने पास, कौन सा बेस्ट ऑप्शन अपने को चॉइस करना है
वो हम सिलेक्ट करेंगे। इवेल्यूशन के बाद क्या करेंगे, मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव सिलेक्टेड, सबसे बेस्ट ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। इसमें क्या होता है, आपको अल्टरनेटिव को चूज करना जो किसके लिए यूज होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने के लिए अच्छा होगा, ऐसा बेस्ट अल्टरनेटिव को चॉइस करना। और दूसरा, उस वो अल्टरनेटिव चॉइस करते समय आपको रिस्क, कॉस्ट, रिसोर्सेस और क्या क्या आने वाले टाइम में क्या क्या बेनिफिट्स दे सकता है, वो सारी चीजें आपको कंसिडर करके चलनी पड़ेगी। अब एग्जांपल देखो, कंपनी में डिसाइड दैट इंप्रूविंग प्रोडक्ट क्वालिटी इज द बेस्ट सोल्यूशन टू इंक्रीज द सेल। कंपनी ने क्या डिसाइड किया, हमें सेल्स की क्वांटिटी बढ़ानी है, सेल्स बढ़ाना है, तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा देते हैं, वही हमारे लिए क्या रहेगा, बेस्ट सोल्यूशन रहेगा। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सक्सेस ऑफ डिसीजन मेकिंग लार्जली डिपेंड अपॉन द सिलेक्टिंग राइट अल्टरनेटिव। अगर आपने करेक्ट अल्टरनेटिव को चॉइस किया तो डिसीजन मेकिंग का सक्सेस कंप्लीटली उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है। बाद में एक बार अल्टरनेटिव या तो फिर बेस्ट सोल्यूशन अपने फाइंड आउट कर लिया, फिर वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं, वो इम्प्लीमेंटेशन देखना और उसका फॉलोअप लेना। ओके, ये फाइनल स्टेप है कि आपका जो डिसीजन है वो एक्शन में बदल रहा है कि नहीं, वो देखना। और देखने के बाद क्या रिजल्ट आ रहे हैं वो अल्टरनेटिव को चॉइस करने के बाद, उसका सिलेक्शन करने के बाद उसको मॉनिटर करना। जैसे कि कम्युनिकेट द डिसीजन टू द कंसर्न एम्प्लॉय, जो भी डिसीजन लिया है उससे रिगार्डिंग जो एम्प्लॉयज उसके लिए उस डिसीजन मेकिंग में इंपॉर्टेंट है, उनको डिसीजन कम्युनिकेट करना, ये इम्प्लीमेंटेशन में आता है। दूसरा, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी इम्प्लीमेंटेशन में आता है। रिसोर्सेस को अलोकेट करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अलोकेट करो। एंड मॉनिटर द परफॉर्मेंस एंड आउटकम, ये फॉलोअप में आता है। फिर एक बार आपने डिसीजन कम्युनिकेट कर लिया, लोगों को परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, अथॉरिटी दे दी, रिसोर्सेज दे दिए, फिर आप परफॉर्मेंस को मॉनिटर करो, परफॉर्मेंस को एग्जामाइन करो, उसका जो भी आउटकम, जो भी रिजल्ट आएंगे वो डिसीजन के, उसको मॉनिटर करो। एंड टेक करेक्टिव एक्शन इफ नेसेसरी, अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उससे रिलेटेड करेक्टिव एक्शंस लो। जैसे कि एग्जांपल देखो, आफ्टर डिसाइडिंग टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी, आपने डिसीजन ले लिया, आपने अल्टरनेटिव सिलेक्ट किया कि आप सेल्स बढ़ाने के लिए कौन सा मार्ग चुनने वाले हो, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव करने वाला मार्ग चूज करने वाले हो। सो इस केस में क्या करें, कंपनी में परचेस बेटर रॉ मटेरियल एंड ट्रेन एम्प्लॉय। तो फिर उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा रॉ मटेरियल परचेस करना पड़ेगा, और दूसरा आपके एम्प्लॉयज को क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। इसका इंपॉर्टेंस क्या है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, तो इवन द बेस्ट डिसीजन विल फेल इफ इट इज नॉट प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड। अच्छा डिसीजन, सबसे अच्छा डिसीजन भी फेल हो सकता है अगर उसका करेक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो बेसिकली वही फ्लो ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपको दिया है, आपने वो देख लेने का एक बार। कॉलो क्विक रिवीजन टेबल भी दिया आपने, वो पढ़ लेने का। क्या क्या स्टेप्स है और उसका पर्पस क्या है, किसके लिए की जाती है। अभी टेक्निक्स आते हैं, अलग अलग डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड टेक्निक है। अभी आपको डिसीजन लेना है तो उसके लिए क्या क्या है, अल्टरनेटिव्स को चॉइस करने के लिए आपके पास क्या है, कुछ मेथड्स दी गई है। ओके, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मतलब जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, उसको आप उसके तरीके वो मेथड का इस्तेमाल करके आप उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। सारे ये मेथड से क्वांटिटेटिव मेथड से, ये मतलब मैथमेटिकल मेथड से, इसमें से जो भी लीनियर प्रोग्रामिंग रहने दो, पर्ट रहने दो, सीपीएम रहने दो, ये सारे मेथड सबको इंटरमीडिएट में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी है। तो अब देखो, पहला मेथड होता है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग क्या है, एक मैथमेटिक टेक्निक है जो यूज किया जाता है टू ऑब्टेन द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेज। आपके पास जो भी रिसोर्सेस है, लिमिटेड रिसोर्सेज, उसमें से आप कैसे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट, बेस्ट पॉसिबल आउटपुट ला सकते हो, ये लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड के जरिए आप क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये मेथड का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रोडक्शन मैक्सिमाइजेशन एंड सेल्स मैक्सिमाइजेशन। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट मिनिमाइजेशन, टाइम मिनिमाइजेशन एंड वेस्ट मिनिमाइजेशन। तो बेसिकली प्रॉफिट, प्रोडक्शन एंड सेल को बढ़ाना और कॉस्ट, टाइम एंड वेस्टेज को कम करना, ये मेथड का ऑब्जेक्टिव है। इसके फीचर्स देखो, वर्कर अंडर कंडीशन ऑफ सर्टेनिटी, यहाँ पे ये काम कोई सर्टन कंडीशन रही तो ही ये मेथड काम करती है, सर्टेनिटी होनी चाहिए। अनसर्टेनिटी के केस में वर्क ये मेथड काम नहीं आएगी। रिसोर्सेस लिमिटेड रहने चाहिए, और ये क्या करता है, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस करने में आपको हेल्प करेगा। जैसे कि एग्जांपल देखो, अ फैक्ट्री हैज ए लिमिटेड लेबर एंड रॉ मटेरियल, फैक्ट्री के पास लेबर भी लिमिटेड है और रॉ मटेरियल भी लिमिटेड है। अभी लीनियर प्रोग्रामिंग क्या हेल्प करेगा रे, कितना यूनिट बनाना है, फॉर एग्जांपल दो प्रोडक्ट है आपके, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको बताएगा कि आप प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट बनाओ और प्रोडक्ट बी के कितने यूनिट बनाओ, सो दैट आपका प्रॉफिट क्या रहे, मैक्सिमम रहे। ये मेथड का पर्पस है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, कॉस्ट मिनिमम करना, और जो भी रिसोर्सेस है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करना, ये मेथड का है, मेथड आपको हेल्प करेगी उसके लिए। दूसरा है प्रोबेबिलिटी डिसीजन थ्योरी, ये दूसरी मेथड है डिसीजन मेकिंग में।
ये थ्योरी, ये टेक्निक क्या है, ये फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर अजम्पशंस करते हैं जो कि क्या है, अनसर्टन है, और अलग अलग पॉसिबिलिटीज क्या करते हैं, पॉसिबिलिटी के साथ आते हैं। जैसे आगे फ्लड आएगा या नहीं आएगा, इसकी पॉसिबिलिटीज बहुत है। इवेंट्स भी अनसर्टन है, आ भी सकता है फ्लड, नहीं भी आ भी सकता है। आया तो क्या क्या हो सकता है, उसकी भी पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। सो दैट ये टेक्निक्स, ये जो टेक्निक है प्रोबेबिलिटी डिसीजन थ्योरी, ये पॉसिबिलिटीज के ऊपर काम करती है टेक्निक। पॉसिबिलिटीज को अज्यूम करके, अनसर्टेनिटी को अज्यूम करके चलती है जो फ्यूचर में होने वाली है। मैनेजर एस्टिमेट लाइक्लीहुड of different outcomes and choose the alternative with the best expected result। फिर इस केस में मैनेजर क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है सिचुएशन फ्यूचर। जैसे कि ऐसा ऐसी सिचुएशन आई, फॉर एग्जांपल सिचुएशन एक्स आई, तो उसका आउटकम सिचुएशन वाई होगा। लाइकवाइज जैसे फ्लड आया, तो फ्लड आने के बाद हमारा प्रोडक्ट का इतना इतना वेस्टेज हो सकता है, ऐसी सिचुएशन वो अज्यूम करके चलता है। और वो आउटकम को क्या करता है, एस्टिमेट करके, वो आया, अगर वो ऐसी सिचुएशन आई तो उससे रिलेटेड क्या बेस्ट, उसमें से हम क्या बेस्ट अचीव कर सकते हैं वो ढूंढ के निकालता है। ये टूल किसका इस्तेमाल करता है, फिर प्रोबेबिलिटी एनालिसिस का इस्तेमाल किया जाता है ये टूल में। पे ऑफ मैट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, और डिसीजन ट्री का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे मेथड्स आपको इंटर फाइनल में है तो उसमें उधर डिटेल पढ़ने को मिलेंगे, खाली आप ध्यान में ये रखो कि ये सारे डिसीजन मेकिंग टूल्स है, मेथड्स है। एग्जाम्पल देखो, अ कंपनी लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट, कंपनी ने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो वो एस्टिमेट करके चल रहे कि 60% चांस ऑफ हाई डिमांड, 60% वो कर, ऐसा सोच के चल रहे कि हमारे प्रोडक्ट की हाई डिमांड 60% रहेगी, 30% मॉडरेट डिमांड रहेगी, और 10% लो डिमांड रहेगी। दिस डिसीजन इज मेड बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। ये एक्सपेक्टेशंस के ऊपर चलता है। ये सिचुएशन हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, एक्चुअल में होने वाली सिचुएशन नहीं है। आप खाली क्या कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो कि मेरा 60% चांसेस है कि मेरे प्रोडक्ट का सेल क्या होगा, हाई रहे, मेरे प्रोडक्ट की डिमांड हाई रहेगी। आप ऐसा प्रिडिक्ट करके चल रहे हो कि 30% चांसेस है कि मेरे प्रोडक्ट का डिमांड मॉडरेट मतलब मीडियम रहेगा, बैलेंस रहेगा, और 10% ऐसे सोच के चल रहे हो कि मेरे प्रोडक्ट का डिमांड कैसे रहेगा, लो रहेगा। इसका पर्पस क्या है कि आप डिसीजन ले सकते हो अंडर अनसर्टेनिटी के सिचुएशन में। ओके, और दूसरा, इससे आप रिस्क को इवेल्युएट कर सकते हो। ओके, रिस्क को आप एग्जामिन कर सकते हो। बाद में तीसरा आता है गेम थ्योरी। आपको सीएमए फाइनल में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो ये आपको बाद में, खाली गेम थ्योरी क्या है देख लो। गेम थ्योरी हेल्प करता है मैनेजर को डिसीजन लेने में व्हेन कॉम्पिटिटर्स एक्शन अफेक्ट देयर ओन रिजल्ट्स। जब कंपटीटर्स का जो भी एक्शंस है, हमारे जो राइवल्स है, उनका एक्शन अफेक्ट करता है उनके रिजल्ट को, तो उस केस में गेम थ्योरी आप क्या कर सकते हो, ये मेथड यूज कर सकते हो। इट स्टडीज द सिचुएशन इन्वॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन एंड राइवलरी। ऐसे सिचुएशंस जो है उनको स्टडी करने के लिए मेथड यूज की जाती है। जैसे कि देखो, टू कंपनीज में डिसाइड वेदर टू रिड्यूस प्राइस। दो कंपनी क्या करेगी, डिसाइड करेगी कि प्राइस कम करे, या एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस बढ़ाए, या तो फिर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करे। ईच फर्म्स सक्सेस डिपेंड ऑन व्हाट द कंपटीटर्स डज। हर एक फर्म का सक्सेस उसके कंपटीटर के ऊपर डिसाइडेड है कि वो उसका कंपटीटर क्या करता है। इसका पर्पस क्या है मेथड का, कि ये कॉम्पिटिटिव डिसीजन में हेल्प करता है। दो कंपनी एक दूसरे के कंपटीटर से, उनको एक दूसरे से रिलेटेड डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, और ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए यूज की जाती है गेम थ्योरी। बाद में आती है क्यूइंग थ्योरी। क्यूइंग थ्योरी डील्स विद वेटिंग लाइन प्रॉब्लम। क्यू मतलब वेट वेटिंग लाइन। ओके, सो जो प्रॉब्लम्स है वो वेटिंग लाइन प्रॉब्लम्स को हेल्प डील करने में हेल्प करता है। अभी कैसे, तो देखो, इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द ऑप्टिमम नंबर ऑफ सर्विस फैसिलिटीज टू रिड्यूस द वेटिंग टाइम व्हाइल कंट्रोलिंग द कॉस्ट। ओके, ये क्या डिटरमाइन करता है, ऑप्टिमम नंबर ऑफ सर्विस फैसिलिटीज टू रिड्यूस द वेटिंग टाइम। उनका वेटिंग टाइम रिड्यूस करने का क्या करते हैं, कोशिश की जाती है, बाय व्हाइल कंट्रोलिंग द कॉस्ट। और साथ साथ क्या किया जाता है, कॉस्ट भी कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देखो, आपको समझ में आ जाएगा। बैंक्स, हॉस्पिटल, रेलवे रिजर्वेशन काउंटर, सुपरमार्केट्स। मैनेजर डिसाइड हाउ मेनी काउंटर्स और सर्विस पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। क्वीन थ्योरी में क्या रहता है कि आपको इतनी ऑप्टिमम नंबर ऑफ फैसिलिटीज चॉइस करनी है सो दैट आपका वेटिंग टाइम भी कस्टमर का कम हो, साथ ही साथ उससे कॉस्ट भी बचे। अभी बैंक में 6 काउंटर है, बट एक्चुअल में वो 6 काउंटर की जरूरत ही नहीं है। 5 काउंटर में भी पूरा काम अलोकेट हो सकता है, 5 काउंटर से भी वो बैंक में पूरा काम अच्छे से चल सकता है। तो एक काउंटर आपने कम कर दिया। अभी इसमें आपने कौन से मेथड का इस्तेमाल किया है, क्यूइंग थ्योरी का इस्तेमाल किया है। ओके, इसका पर्पस है कि कस्टमर का वेटिंग टाइम इससे कम हो जाना चाहिए। दूसरा, सर्विस जो आप ऑफर कर रहे हैं उसकी इफिशिएंसी बढ़नी चाहिए। और तीसरा, जो सर्विस आप ले रहे हो उसकी कॉस्ट भी कैसे होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। बाद में पांचवा आता है सिमुलेशन। ये टेक्निक है,
ये आर्टिफिशियल मॉडल क्रिएट करता है ऑफ रियल लाइफ सिचुएशन टू स्टडी द पॉसिबल आउटकम। ऐसे सिचुएशन रियल लाइफ में नहीं हुई है बट आर्टिफिशियली वो क्रिएट की जाती है। क्यों क्रिएट की जाती है कि क्या क्या उससे पॉसिबल आउटकम, मतलब क्या क्या फ्यूचर में उससे चीजें होगी वो डिसाइड करने के लिए। मैनेजर कैन टेस्ट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स विदाउट टेकिंग एक्चुअल रिस्क। एक्चुअल रिस्क लेने से पहले ही मैनेजर अलग अलग अल्टरनेटिव्स को, अलग अलग ऑप्शंस को क्या कर सकते, इवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे देखो, बिफोर ओपनिंग अ न्यू शॉपिंग मॉल मैनेजमेंट में सिम्युलेट, नया शॉपिंग मॉल ओपन करना है फॉर एग्जांपल छत्रपति संभाजीनगर में हमारे, तो मैनेजमेंट मैनेजमेंट क्या क्या देखेगा रे, कस्टमर का फ्लो क्या है, सेल्स का लेवल क्या है, अपने इधर पार्किंग की रिक्वायरमेंट क्या है वो देखेगा। इसका पर्पस क्या है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन आप इससे स्टडी कर सकते हो। आप टेस्ट अल्टरनेटिव सेफली, आप अल्टरनेटिव को सेफली विदाउट पहले इम्प्लीमेंटेशन से पहले उसको क्या कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल है उसको, और रिड्यूस भी कर सकते हो रिस्क को। बाद में आता है छठा वाला जो है नेटवर्क टेक्निक, मतलब सीपीएम एंड पट, ये नेटवर्क के नाम है, उसके जरिए भी आप डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेंगे। देखो, दीज टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड कंट्रोलिंग द लार्ज प्रोजेक्ट। बड़े बड़े प्रोजेक्ट को प्लान करने के लिए, शेड्यूल करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए ये टेक्निक का बेसिकली इस्तेमाल होता है। दे आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज एंड एस्टिमेट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एक्टिविटी। बेसिकली ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई किया जाता है टेक्निक्स में, और वो एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा टू कंप्लीट दैट एक्टिविटी या तो फिर प्रोजेक्ट, वो आइडेंटिफाई हुआ है तो फिर वो एस्टिमेट किया जाता है। अभी सीपीएम मतलब क्या, सीपीएम का फुल फॉर्म है क्रिटिकल पाथ मेथड। ये आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा, तो लॉन्ग फॉर्म आप ध्यान में रखो, क्रिटिकल पाथ मेथड। क्रिटिकल पाथ मेथड क्या है, यूज व्हेन द एक्टिविटी टाइम आर नोन विद सर्टेनिटी। क्रिटिकल पाथ मेथड तभी इस्तेमाल की जाती है जब आपको एक्टिविटी का टाइम पता है, मतलब एक एक्टिविटी कंप्लीट होने में या तो फिर परफॉर्म होने के लिए कितना टाइम लगेगा, मतलब क्या यहाँ पे सर्टेनिटी है। और दूसरा, फोकस ऑन मिनिमाइजिंग टाइम एंड कॉस्ट, ये ना टाइम कम करने के लिए एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने का, और वो एक्टिविटी को परफॉर्म करने का कॉस्ट कम करने के लिए हेल्प करती है सीपीएम एक्टिविटी। बाद में दूसरा टेक्निक है उसमें का ही पर्ट। पर्ट का फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। एग्जाम के लिए पूछा जाएगा एमसीक्यू में, ध्यान में रखो। इसमें ये मेथड में क्या होता है, व्हेन द यूज्ड व्हेन द एक्टिविटी टाइम आर अनसर्टेन, जब आपके पास एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये दिया नहीं रहता, तब ये मेथड यूज की जाती है। एस्टिमेट प्रोबेबल कंप्लीशन टाइम, ये मेथड में एक एक्टिविटी परफॉर्म के लिए करने के लिए कितना टाइम लग सकता है इसका प्रिडिक्शन किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, बिल्डिंग, हाईवेज, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। अगर ये सारी चीजें, ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना है, बिल्डिंग्स बनानी है, हाईवेज बनाने हैं, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डेवलप करना है, तो उसके लिए टेंटेटिव टाइम क्या लगेगा, कितना टाइम लगेगा। तो उसके इसमें कुछ एक्टिविटी का टाइम सर्टन रहता है, मतलब फिक्स रहता है, या तो फिर एक्टिविटी का टाइम मालूम रहता है, तो वो सीपीएम के जरिए इवेलुएट किया जाता है। और जहाँ पे मालूम नहीं रहता उसके इसमें पर्ट के हिसाब से इवेलुएट किया जाता है। इसका पर्पज ये प्रोजेक्ट प्लानिंग में ये मेथड बहुत काम आती है डिसीजन लेने के लिए, टाइम मैनेजमेंट में भी ये बहुत काम आता है, और कॉस्ट कंट्रोलिंग के लिए भी ये मेथड बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, ये सारे टेक्निक्स दिए, उनका मीनिंग भी दिया है और उसका एग्जाम्पल भी दिया है। सर ये सीपीएम है, और पर्ट के लॉन्ग फॉर्म ध्यान में रखो, पास्ट एग्जाम में आए हैं इसके लॉन्ग फॉर्म पूछे गए। अभी देखो, मॉडर्न टेक्निक्स फॉर नॉन प्रोग्राम डिसीजन। ऐसे डिसीजन, नॉन प्रोग्राम मतलब क्या, यूनिक कॉम्प्लेक्स रहते हैं, जो रूटीन नेचर के डिसीजंस नहीं रहते, उसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर सेट नहीं की रहती। ऐसे डिसीजन को लेने के लिए मैनेजर को कुछ टेक्निक्स यूज करने पड़ते हैं, और कुछ फॉर द पर्पज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो वो कौन सी टेक्निक्स है, मॉडर्न टेक्निक्स, जिसका इस्तेमाल आप नॉन प्रोग्राम डिसीजन लेते समय करोगे। तो उसका पहला टेक्निक है क्रिएटिव टेक्निक। इसमें क्या होता है, तो देखो, creative techniques involve generating new ideas and innovative solution for solving the unusual problem। इसमें आप क्या करते हो, नए आइडियाज और इनोवेटिव सोल्यूशन को डेवलप करते हो, और वो किस चीज के लिए करते हो रे, अनयूजुअल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो हमेशा नहीं आते ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अभी क्रिएटिविटी मतलब क्या, एक एबिलिटी रहती है पर्सन की कि वो अलग तरीके से सोच सकता है, तो फिर अलग तरीके से, नए तरीके से वो क्या कर सकता है, चीजों को डेवलप कर सकता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब क्या, द मोस्ट कॉमन क्रिएटिव टेक्निक इज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग से क्या हो सकता है, फीचर्स क्या है ब्रेनस्टॉर्मिंग के, देखो, कंडक्टेड इन अ ग्रुप, ग्रुप में किया जाता है, मेंबर्स फ्रीली सजेस्टेड आइडिया, आप क्या कर सकते हो, आपके आइडियाज को फ्रीली सजेस्ट कर सकते हो। इसमें कोई भी क्रिटिसिज्म इन्वॉल्व नहीं होता, मतलब कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा कि आप ये गलत बोल रहे हो या तो फिर आपका ये सही नहीं है डिस्कशन करते टाइम।
इवन अनयूजुअल और इम्प्रैक्टिकल आइडियाज आर वेलकम। जो अनयूजुअल है, जब जो कभी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, ऐसे भी आइडिया ब्रेनस्टॉर्मिंग के टाइम पे वेलकम किए जाते हैं। एंड द गोल इज टू जनरेट एज मेनी आइडिया एज पॉसिबल। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक ही उद्देश्य रहता है, जितने ज्यादा आइडिया उतना अच्छा। लाइकवाइज एग्जाम्पल देखो, कंपनी फेसिंग डिक्लाइनिंग सेल्स में ऑर्गेनाइज अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन वेयर द एम्प्लॉय सजेस्ट डिफरेंट वेज टू अट्रैक्ट कस्टमर। कंपनी को लग रहा है कि उसका सेल बहुत डिक्लाइन हो गया है सेल्स में, तो वो क्या कर सकता है, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन को ऑर्गेनाइज कर सकता है, जिसमें वो सारे एम्प्लॉयज को बुला के ये हमारा सेल्स को इंक्रीज करने का क्या क्या तरीके हो सकते हैं अलग अलग, वो क्या करेगा, बताएगा, सजेस्ट करेगा, और उसके जरिए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकेंगे। बाद में आता है एडवांटेजेस। ब्रेनस्टॉर्मिंग के एडवांटेज क्या है? इनोवेशन के लिए इंक्रीज करता है ये, इससे बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव सबके पास अवेलेबल हो जाते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को भी क्या करता है, ये हेल्प किया जाता है। दूसरा है प्रॉब्लम्स पार्टिसिपेटिव टेक्निक। इसमें क्या होता है देखो, एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व किया जाता है डिसीजन मेकिंग में। इसे जनरली इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। ये नाम ध्यान में रखो, एमसीक्यू में आ सकता है। पार्टिसिपेटिव टेक्निक को ही क्या कहा जाता है, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एम्प्लॉय का एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता है मैनेजमेंट डिसीजन। ठीक है। उसके फीचर्स देखो, ये कंसल्टेशन से डिसीजन लिए जाते हैं। बाद में एम्प्लॉयज के आइडियाज और सजेशंस को शेयर कर सकते हो, और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर होती है। जैसे एग्जाम्पल देखो, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू वर्क शेड्यूल, मैनेजमेंट में डिस्कस इट विद एम्प्लॉयज एंड सीक देयर ओपिनियन। आपको नया वर्क शेड्यूल बनाना है कंपनी में, तो मैनेजमेंट क्या करेगा, एम्प्लॉयज को भी क्या करेगा, डिस्कशन के लिए बुलाएगा, उनके भी ओपिनियंस लेगा, और फिर जाके वो क्या करेंगे, नया शेड्यूल बनाएगा। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं? आप बेटर क्वालिटी डिसीजन ले सकते हो। ओके। एम्प्लॉय की कमिटमेंट भी हाई रहती है इस केस में, क्योंकि आप उनको कंसिडर करके ही सारी चीजें कर रहे हो। उनका मोटिवेशन एम्प्लॉयज का और मोरल भी हाई रहता है, और इम्प्लीमेंटेशन इजी होता है इस केस में डिसीजंस लेके। बाद में आता है ह्यूरिस्टिक टेक्निक। ह्यूरिस्टिक टेक्निक क्या होता है? इट इज एडवांस ट्रायल एंड एरर मेथड। बेसिकली ये क्या है, एडवांस मेथड है ट्रायल एंड एरर का, जो किसके लिए यूज होता है, कॉम्प्लेक्स मतलब डिफिकल्ट प्रॉब्लम को स्टेप सॉल्व करने के लिए। और ये स्टेप बाय स्टेप होता है ये मेथड को। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे रहती है, स्टेप बाय स्टेप तरीके से की जाती है। इंस्टेड ऑफ सर्चिंग अ परफेक्ट सोल्यूशन, मैनेजर यूज द प्रैक्टिकल रूल्स एंड एक्सपीरियंस टू रीच द सेटिस्फैक्टरी सोल्यूशन। परफेक्ट सोल्यूशन को फाइंड आउट करने से अच्छा मैनेजर क्या करते हैं, इसमें जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स है, एक्सपीरियंसेस है, उनको अप्लाई करके सोल्यूशन ढूंढने का कोशिश करते हैं। देखो फीचर्स इसके, यूज्ड फॉर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजिक डिसीजन। आपको डिफिकल्ट डिसीजन लेने में, स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, कंपनी के स्ट्रेटेजी से रिलेटेड डिफिकल्ट डिसीजन मेकिंग में ये आपको हेल्प करेगा। रिकॉग्नाइज दैट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इज ऑफ्टन अनअवेलेबल। ये रिकॉग्नाइज करवा के देगा आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट है या नहीं है। यूज रूल ऑफ थंब एंड एक्सपीरियंस। थंब रूल या तो फिर एक्सपीरियंस के जरिए यहाँ पे डिसीजंस लिए जाएंगे। कैन बी सपोर्टेड बाय कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के सपोर्ट के जरिए भी ये डिसीजन क्या किए जाएंगे, इंप्लीमेंट किए जाएंगे। अ कंपनी फॉर एग्जाम्पल देखो, a company planning an international expansion may not have a complete information about the future market condition। एक कंपनी क्या कर रही है, इंटरनेशनली एक्सपांड होने का सोच रही है, बाहर उनका बिजनेस को एक्सपांड करने का सोच रही है। तो उनके पास ऐसा हो सकता है कि पूरी इंफॉर्मेशन ना हो फ्यूचर में क्या मार्केट कंडीशंस रहेगी वगैरह। सो मैनेजर इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस, उनके जजमेंट्स, या तो फिर जो भी अवेलेबल डेटा है उनके पास, वो डिसीजन मेकिंग के लिए क्या कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं, और उसके ऊपर से डिसीजन ले सकते हैं। अभी इसका एडवांटेजेस क्या है, अनसर्टन सिचुएशन में ये टेक्निक बहुत यूजफुल है। दूसरा, डिफिकल्ट प्रॉब्लम मतलब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल भी है। अगर नहीं इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो फिर आप तुरंत उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसका रिवीजन टेबल दिया है मैंने। क्रिएटिव टेक्निक, पार्टिसिपेटिव टेक्निक एंड ह्यूरिस्टिक टेक्निक, तीन प्रकार के टेक्निक है। मीनिंग एंड एग्जाम्पल दिया है उसको। ठीक है। इनका डिफरेंस बिटवीन भी दिया है, वो आपने पढ़ लेने का। अभी अभी कुछ गाइडलाइंस दिए हैं इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए। एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो इफेक्टिव होने के लिए मैनेजर को कुछ गाइडलाइन दी है, वो क्या क्या रह सकती है, तो देखो, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग हेल्प्स द मैनेजर अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स विद द मिनिमम कॉस्ट, टाइम एंड अनवांटेड कॉन्सिक्वेंसेस। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग तभी अचीव हो सकती है, कब हेल्प, और हेल्प कैसे करता है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग मैनेजर्स को, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। कैसे होंगे, बट उसमें कॉस्ट कम लगनी चाहिए, टाइम भी कम लगना चाहिए, और अनवांटेड एक्टिविटीज को एलिमिनेट भी करता है इस केस में।
तो गाइडलाइंस दिए कुछ। पहली क्या है, डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। आपको इफेक्टिव डिसीजन लेना है ना, तो आप क्या करो, आपकी प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज कर लो, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या कर लो, डिसेंट्रलाइज करो। अभी हमने पढ़ा डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या, आपके अथॉरिटी का आपने क्या करना, टुकड़ों में बांट देना। तो डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन को भी आप क्या करो, अलोकेट कर दो। जैसे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड ऑन टॉप मैनेजमेंट। जो भी अथॉरिटी आपकी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, उनको क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो लेवल्स, अलग अलग लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। सारा डिसीजन टॉप मैनेजमेंट के अंडर मत डालो आप। जैसे कि देखो, डिपार्टमेंटल मैनेजर शुड बी अलाउड टू मेक अ डिसीजन रिलेटेड टू देयर ओन डिपार्टमेंट। जो भी डिपार्टमेंटल मैनेजर रहेंगे, उनको आप अथॉरिटी दे दो कि डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें, ओके, डिपार्टमेंट से रिलेटेड क्या क्या चीजें या तो फिर क्या क्या डिसीजन है, वो आप क्या करो, वो डिपार्टमेंटल मैनेजर को ही लेने को बोलो। इसका बेनिफिट क्या होगा रे, फास्टर डिसीजन होगा और अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहेगी। दूसरा, अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ मैनेजर्स। ओके, हर एक मैनेजर उनके डिसीजंस को रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ईच मैनेजर शुड हैव अ रीजनेबल नंबर ऑफ डिसीजन टू मेक। हर एक मैनेजर के पास डिसीजन मेकिंग करने का अथॉरिटी रहेगा, इसके वजह से लोड भी कम रहेगा। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर शुड फोकस ऑन प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन रादर देन हैंडलिंग मार्केट इशू। मार्केट रिलेटेड उसका कुछ लेना देना रहेगा, प्रोडक्शन रिलेटेड वो क्या करेगा, फोकस करेगा। इसका बेनिफिट रहेगा, आप क्विक डिसीजन ले पाओगे और स्ट्रेस भी कम रहेगा। देन आता है इंश्योर कोऑर्डिनेशन अमंग द डिसीजन सेंटर। देखो, डिफरेंट डिपार्टमेंट शुड कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट देयर डिसीजन। हर एक डिपार्टमेंट ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बनाए रखने का डिसीजन मेकिंग करते टाइम। इसका एग्जांपल देखो, द मार्केटिंग डिपार्टमेंट शुड कोऑर्डिनेट विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बिफोर लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो ऑब्वियस है प्रोडक्शन वालों को कम्युनिकेट करना और कोऑर्डिनेट करना जरूरी है। प्रोडक्शन वालों को पता ही नहीं नया प्रोडक्ट आ रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कौन करेगा रे, प्रोडक्शन मैनेजर ही करेंगे। इसका बेनिफिट ये रहेगा कि आप कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो और ऑर्गेनाइजेशन में आपकी यूनिटी बनाए रख सकते हो। चौथा क्या है रे, चौथी गाइडलाइन क्या दी है, यूज एक्सपर्ट एडवाइस। जब कभी भी ऑर्गेनाइजेशन शुड एस्टेब्लिश अ स्पेशलिस्ट और एडवाइजरी स्टाफ टू प्रोवाइड अ प्रोफेशनल गाइडेंस। आपके जो भी लाइन वर्कर है, इन लोगों को हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए आप क्या करो, एक स्पेशलिस्ट स्टाफ या तो फिर एडवाइजरी स्टाफ को अपॉइंट करो। ऐसे लीगल एक्सपर्ट कैन एडवाइज द मैनेजर बिफोर टेकिंग डिसीजंस इन्वॉल्विंग को कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी कंपनी को अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है किसी पर्सन के साथ या तो फिर कोई दूसरी फर्म के साथ, तो सबसे पहले लीगल एक्सपर्ट अगर वहां पे रहा कंपनी में, तो उनका मैनेजर्स एडवाइस ले सकते हैं किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आने से पहले। इसका बेनिफिट रहेगा कि डिसीजन मेकिंग की एक्यूरेसी और क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी इस केस में। बाद में आता है क्लियरली डिफाइंस ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। देखो, मैनेजर शुड नो द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, पॉलिसीज एंड रूल्स बिफोर मेकिंग डिसीजन। कोई भी मैनेजर को पता रहेगा डिसीजन लेते समय कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या है, पॉलिसी क्या है, रूल क्या है। एग्जाम्पल देखो, कंपनी पॉलिसी ऑन एम्प्लॉयज प्रमोशन हेल्प्स द मैनेजर टू मेक अ फेयर प्रमोशन डिसीजन। कंपनी की पॉलिसी प्रमोशन कैसे होने चाहिए कंपनी में, अगर ये मैनेजर्स को अच्छे तरीके से पता है, तो वो फेयर प्रमोशंस कर सकते हैं लोगों की। इसका बेनिफिट ये होता है कि इससे कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है और कंफ्यूजन कम हो जाता है। बाद में छठा गाइडलाइन है, डेवलप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। देखो, ऑर्गेनाइजेशन शुड प्रोवाइड द मैनेजर विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कंट्रोल मैकेनिज्म। मतलब कंपनी में जो भी मतलब डाटा शेयरिंग रहेगा या तो फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग रहेगा, उसके लिए आप प्रॉपर एक चैनल बनाओ, लाइक या तो फिर सिस्टम डेवलप करो। इसके वजह से क्या होगा, कंट्रोल बना रहेगा कंपनी में। ओके, जैसे कि कंप्यूटराइज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एमआईएस प्रोवाइड्स अ रियल टाइम डाटा फॉर डिसीजन मेकिंग। इससे क्या मिलेगा आपको, रियल टाइम डाटा, मतलब एक्चुअल डाटा मिलने में हेल्प होगा डिसीजन मेकिंग के लिए। इसका बेनिफिट क्या है, डिसीजन फास्टर होगा, एक्यूरेट होगा मोर, और वो डाटा ड्रिवन रहेगा, मतलब उसमें एक्यूरेसी 100% रहेगी। सो समरी देखो, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी रिक्वायर है, वर्कलोड का बैलेंस बनाए रखना इंपॉर्टेंट है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए डिपार्टमेंट्स में, एक्सपर्ट का गाइडेंस होना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम होनी चाहिए। When these guidelines are followed, manager can make the better decision that contribute to the organization success. अगर ये गाइडलाइंस फॉलो होती है, तो मैनेजर्स अच्छे डिसीजन लेने के लिए क्या होता है, हेल्प होता है मैनेजर को, जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस में कंट्रीब्यूशन उन वो कर सकते हैं। तो ये पॉइंट पे हमारे यूनिट 7 भी खत्म होता है। सबने अच्छे से रिवीजन नोट्स को पढ़ लेने का है, और इसमें सारा कवर हो चुका है। पर सीपीएम का फुल फॉर्म पिछले कई एग्जाम्स में पूछा गया है, तो वो अच्छे से ध्यान में रख लो।
सो दैट आपको मार्क्स मिलेंगे अगर इस एग्जाम में आए तो। ठीक है, ये पॉइंट पे मैं यहाँ पे लेक्चर को खत्म कर रही हूँ। थैंक यू।